हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज अपने पढ़ने वाले हैं मोल भिन्न के बारे में। मोल भिन्न क्या होती है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक मोल भिन्न का विलेन में से है एक चैप्टर, उसके अंदर टॉपिक है मोल भिन्न या मोल अंश भी बोलते हैं इसको। मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज इस शब्द का यूज भी करते हैं अपने इसके अंदर। अब ये होता क्या है, विलेन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या। मान लो कोई विलेन है, वो दो मोलों से मिलकर बना है, मोल ए व मोल बी उपस्थित है, और उसमें अवयव दो हैं, अवयव ए व अवयव बी। उसमें दो मोल हैं, दो अवयव हैं, दोनों अवयवों के दो जो है वो मोल आ गए। अवयव ए के मोल और अवयव बी के मोल बी है। इन मोल को क्या बोलोगे, एन ए और एन बी, यानी कि अवयव ए के मोल एन ए और अवयव बी के मोल एन बी हैं। तो मोल अंश क्या होगा, एक्स ए। एक्स ए क्या हो गया, अवयव ए की मोल भिन्न, और एक्स बी क्या होगी, अवयव बी की मोल भिन्न। ठीक है, यानी कि अवयव ए और बी दो अवयव से मिलकर एक विलेन बना है, जिसमें अवयव ए के मोल एन ए, बी के मोल एन बी हैं। तो अवयव ए की मोल भिन्न एक्स ए और अवयव बी की मोल भिन्न एक्स बी है। तो मोल भिन्न कैसे निकलती है, मोल भिन्न क्या होती है, एक्स ए यानी कि अवयव ए की मोल भिन्न बराबर अवयव ए के मोल बटा में कुल मोल। तो कुल मोल कौन कौन से हैं, एन ए प्लस एन बी। यानी कि एक विलेन है, उसके अंदर दो अवयव हैं, तो उनके मोल भी दोनों होंगे एन ए प्लस एन बी। उसकी मोल भिन्न एक्स ए है, तो कैसे निकलेगी, उस अवयव के मोल बटा में कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है, उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है, एक्स ए। उसका अंश, उसका भाग। विलेन के अंदर मान लो ए घटक और बी घटक दो विलेय उपस्थित है, तो घटक ए की मोल भिन्न क्या होगी, उस घटक ए के मोल और विलेन के जो कुल मोल का अनुपात है वो उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है। अवयव बी की मोल भिन्न क्या बनेगी, एक्स बी बराबर अवयव बी के मोल बटा में कुल मोल, वो क्या कहलाएगी, अवयव बी की मोल भिन्न कहलाएगी। और याद रखना है, जब अपन इसको हल करेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल भिन्न का योग है वो हमेशा एक आता है। इसको प्रूव करना है तो आप इससे कर सकते हो। अगर मैं लिखूं एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, ठीक है, प्लस एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी, इनका अगर मैं लघुत्तम लूँ तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। तो क्या बचेगा, एन ए प्लस एन बी ऊपर बचेगा, बराबर में क्या आ रहा है, ये एक आ रहा है। यानी कि एक्स ए और एक्स बी जो है, इनकी मोल भिन्न जो है वो उसका योग क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है या ना, ठीक है। तो इस तरीके से मोल भिन्न क्या होती है, मोल भिन्न एक अंश होता है किसी विलेन के अंदर। उस विलय की का भाग कितना है, मान लो दो अवयवों से मिलकर बना है, तो पहले अवयव का अंश कितना और दूसरे का कितना है, तो कैसे निकलेगा, उसी अवयव के मोल बटा में कुल मोल का अनुपात है। तो डेफिनेशन क्या बनती है मोल भिन्न की, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या। परिभाषा में लिख देता हूं यहाँ पे, परिभाषा क्या बनी मोल भिन्न की, परिभाषा बनती है, विलेन में उपस्थित किसी अवयव के, विलेन में उपस्थित, विलेन में उपस्थित किसी अवयव के, अवयव या इसको बोल देते हैं घटक, किसी घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वह विलेन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है। ये आपका आंसर है, एक परिभाषा होगी। विलयन में उपस्थित किसी अवयव या घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है। उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है। तो ये टॉपिक आपका हो गया मोल भिन्न के आधार पर। इसका आगे यूज है अपने चैप्टर के अंदर। यहाँ इसमें सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए कि मोल भिन्नों का योग जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद एक इसके न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा आपको, एक बता दूंगा मोल भिन्न पर न्यूमेरिकल क्या होता है। बाकी अब एक सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका और है, किसी विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं अपने पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम को लिखा जाता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन होता है 10 की पावर 6 भाग, यानी कि बहुत बड़ा भाग है। जैसे ये समुंदर है, इस समुंदर के 10 की पावर 6 भाग के अंदर ऑक्सीजन कितने भाग है, उसकी मात्रा जो भी होगी वो पीपीएम के अंदर देखी जाएगी। यानी कि जब बहुत बड़े आयतन के बीच थोड़ा सा विलय घोला जाता है तो उसकी सांद्रता को व्यक्त किससे किया जाता है? पीपीएम से किया जाता है, पार्ट पर मिलियन से किया जाता है। तो पीपीएम क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है अवयव के पीपीएम बराबर उस अवयव के भागों की संख्या बटा में विलयन के कुल भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, मान लो अपने देखें कि क्वेश्चन आ गया 500 ml जल में 2 ग्राम ऑक्सीजन है। 1 ml जल के अंदर कितनी होगी? 2/500। और 10 की पावर 6 में कितनी होगी, यानी कि 10 लाख के अंदर कितनी होगी, तो वो पीपीएम बन जाता है जब 10 लाख के अंदर कोई बात निकल के आती है। एक न्यूमेरिकल है, इसमें छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं। समुंदर के जल में क्वेश्चन है एक, समुंदर के जल में 4 × 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आती है। समुद्र के जल में 4 × 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम है। तो यहां आ जाएगा विलय की मात्रा कितनी है, विलय के ग्राम। हल अगर अपने करें, विलय के ग्राम है जो कितने आ रहे हैं बोलो? 4 × 10 की पावर -3 ग्राम आ रहे हैं प्रति किलोग्राम है जल के अंदर। जल के अंदर कितनी है? प्रति किलोग्राम। तो जल की मात्रा कितनी है?
1 किलोग्राम यानी कि कितनी आ जाएगी 1000 ग्राम, क्योंकि ग्रामों के अंदर है तो ये भी ग्राम के अंदर बनाना पड़ेगा 1000 ग्राम। तो फॉर्मूला ये पड़ा है अपने, इसके अंदर इसका नाम जो मान है वो लिख देते हैं। कितना आएगा, अवयव के भागों की संख्या कितनी आ जाएगी 4 × 10⁻³ बटा में विलयन के कुल भागों की संख्या कितनी है 1000 ग्राम। अच्छा एक बात और है, विलयन है तो विलय तो ऑक्सीजन है इसके अंदर, और विलयन बना रहे हैं, जल एक विलायक है, तो विलयन कैसे बनेगा, तो विलय जो है वो जल के अंदर जुड़ेगा, लेकिन यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि विलयन जो होता है वो यहाँ जल ही माना जाएगा, क्योंकि विलायक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, विलय बहुत कम मात्रा में 10⁻³ ग्राम है, बहुत कम है, इसलिए जल को ही विलयन मान लेते हैं। तो विलयन के कुल भाग 1000 हो गए इंटू 10⁻6 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 4 ppm, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ppm को आपने करना है। ppm का क्वेश्चन हो गया आपके सामने। ये सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां जो थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मलता पर। तो नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के अगर मोलों की संख्या आ गई तो वो मोलरता बन जाएगी। अगर आ गई विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आपका विलयन है, उस विलयन के अंदर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। तो अपने क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटा में विलयन का आयतन, इसके अंदर आ रहा है लीटर के अंदर। ये हो गया, एक परिभाषा होगी। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं। ग्राम तुल्यांक बराबर विलय के चल रहे हैं तो विलय के ग्राम बटा में तुल्यांकी भार, या मैं रख दूंगा इसको, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम बटा में तुल्यांकी भार, किसका, विलय का, इंटू नीचे ये है ही विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में संयोजकता होती है। यानी कि जिसका वो तुल्यांकी भार निकालना है उसका अणु भार बटा में संयोजकता लगा सकते हो। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं विलय के ग्राम बटा में तुल्यांकी भार की जगह विलय का अणु भार बटा में संयोजकता ऊपर चली जाएगी, तो यहां आ जाएगा ऊपर संयोजकता इंटू विलयन का आयतन
अगर वो ml के अंदर दे दे या लीटर के अंदर, अगर वो अपने को दे दे भी 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 500 ml विलेन बनाया है, तो 500 ml दे दे वो, तो इसको लीटर बनाने के लिए बटा में 1000 करोगे तो वो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका एक नॉर्मलता का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला आपके सामने है। तो विलय के ग्राम बटा में अणुभार, ऊपर संयोजकता, विलयन का आयतन ml में 2000 नॉर्मलता। अब संयोजकता कैसे है, मान लो कोई मैंने विलय दे दिया सोडियम कार्बोनेट, मान लो सोडियम कार्बोनेट मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका अणुभार बेटा पता होना चाहिए, अणुभार निकाल लोगे यहाँ 23 दूना 46, 12 16 48 106 बनेगा। बटा में संयोजकता, संयोजकता होती है वो कितने आयन धनायन और ऋणायन बना रहा है, तो 2 सोडियम जाएंगे तो 2 Na प्लस है, और CO3 पर यहाँ कौन सा चार्ज है -2, यानी कि 2 इधर प्लस के 2 माइनस के 2, तो संयोजकता 2 होगी, बटा में 2 लग जाएगा। इस तरीके से संयोजकता निकलती है। किसी लवण की संयोजकता क्या होती है कि उसके धनायन और ऋणायन, यानी कि उसका चार्ज कितना है उसके ऊपर। और अम्ल की कैसे निकलती है, बस यही देखना है आपने। मान लो आयन की कैसे निकालोगे, मान लो CO3 -2 है तो इसकी 2 संयोजकता है, Na के ऊपर प्लस लगा है तो इसकी 1 संयोजकता है। कोई अम्ल है HCl, तो देखो माइनस और ये प्लस 1 H प्लस दे रहा है तो ये इसकी संयोजकता HCl की। H2SO4 की देखोगे तो H2SO4 में कितने H प्लस दे रहा है, 2 H प्लस, तो इसकी 2 संयोजकता है। इस तरीके से आप संयोजकता भी निकाल सकते हो। बाकी इसका मैं संयोजकता निकालने वाला एक और वीडियो बना दूंगा। क्षार की संयोजकता देखनी है NaOH की, तो इसकी संयोजकता कितनी है -1, क्योंकि -OH 1 दे रहा है। MgOH की ट्वाइस की कितनी है -2, क्योंकि 2 दे रहा है, यानी कि 2 संयोजकता मानी जाएगी, माइनस चार्ज नहीं माना जाता इस पर, तो 2 संयोजकता है। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ अभी। न्यूमेरिकल क्या है, नॉर्मलता पर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 500 ml, जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। बनाया गया है तो इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी। तो अपने क्या है वो लिख देंगे विलय के ग्राम। विलय कौन है यहाँ, विलय सोडियम कार्बोनेट है की मात्रा कितनी आ रही है 5.3 ग्राम दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट का अपने को अणुभार लिखना पड़ेगा। अणुभार जो होता है इसका 106 ग्राम होता है, निकल जाएगा जैसे 23 दूना 46 और 12 16 48। 500 ml विलयन बना लिया तो विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 500 ml फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, तो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। तो विलय के ग्राम कितने हो जाएंगे यहाँ 5.3 ग्राम बटा में अणुभार कितना हो जाएगा 106 ग्राम इंटू विलयन का आयतन कितना है 500 ml। संयोजकता कितनी है, तो सोडियम कार्बोनेट की संयोजकता कितनी है कि विलयन के अंदर जाके ये क्या करेगा आयनों में जाएगा, तो 2 Na प्लस बनेंगे और CO3 -2, यानी कि प्लस के 2 माइनस के, यानी कि जो चार्ज बन रहा है वो 2 आ रहा है तो ऊपर 2 संयोजकता लग जाएगी। अब विलयन जो है वो लीटर में बनाना है तो ऊपर 1000 लग जाएगा। सेम चीज आ गई, ये 2 हो गया 53 हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये आ गई 0.02 N नॉर्मलता आ गई आपके पास आंसर। तो इस तरीके से आप नॉर्मलता का क्वेश्चन भी हल कर सकते हो।
तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने और डिस्कस करेंगे, अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।